हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब माय चैनल साइंस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम और स्नेल के नियम के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, तो पारदर्शी माध्यम क्या है? जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शी माध्यम है। इसको चलिए हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। वायु एक पारदर्शी माध्यम है, कांच एक पारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश की एक किरण ओ बिंदु पर आपतित होती है और ओ बिंदु से जैसे ही ये कांच में प्रवेश करती है तो इसका जो पूर्व पथ है तो अपने पूर्व पथ से ये विचलित हो जाती है, ओ की दिशा में निर्गत हो जाती है। तो यही जो विचलन है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब आइए हम अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। जैसे अगर कोई पेंसिल अगर आंशिक रूप से पानी में डूबी है तो वह मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण प्रकाश का अपवर्तन है। जैसे ही वायु से प्रकाश जल में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसके अलावे पानी से भरी बाल्टी की तली अर्थात पेंदी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो ये भी इसका कारण होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही। चूँकि प्रकाश जब वायु से जल में प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है, उसका पथ चेंज हो जाता है, इसलिए नीचे रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के विरल माध्यम और सघन माध्यम में अपवर्तन के बारे में। यानी प्रकाश का अपवर्तन दो तरह से होता है, जिसको हमने पॉइंट किया है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन और सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन। तो पहले हम विरल माध्यम और सघन माध्यम के बारे में समझ लेते हैं कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है। विरल माध्यम, जिसको रेयर मीडियम कहते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है वह माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हवा में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और जल में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हवा अर्थात वायु में प्रकाश की चाल अधिक है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो इसलिए हवा विरल माध्यम होगा। अब हम बात करते हैं सघन माध्यम की, डेंजर मीडियम। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन माध्यम कहलाता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और जल में प्रकाश की चाल 2×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो चूँकि जल में प्रकाश की चाल कम है इसलिए जल क्या होगा? सघन माध्यम होगा। अब हम बात करते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन की। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह
अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये फिगर के द्वारा हम समझते हैं वायु और कांच। तो वायु में प्रकाश का वेग अधिक होता है, कांच में प्रकाश का वेग कम होता है। तो ये सघन माध्यम हो गया और वायु विरल माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से एक प्रकाश की किरण PO जैसे ही वो बिंदु पर आती है और वो बिंदु से जैसे ही कांच में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जा रही है, अर्थात इसका जो पूर्व पथ है इससे ये हट करके विचलित हो जाती है और ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हमने इसमें क्या देखा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस स्थिति में एंगल I जो होता है अर्थात आपतन कोण अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है और अपवर्तन कोण का मान छोटा होता है। अब हम बात करेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन की। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती है। कांच एक माध्यम में, वायु एक माध्यम है। कांच में प्रकाश का वेग वायु की तुलना में कम होता है, इसलिए ये सघन माध्यम हो गया और वायु विरल माध्यम हो गया। तो सघन माध्यम से एक प्रकाश की किरण PO जैसे ही ये O बिंदु पर आती है और यहाँ से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ती है। अर्थात हमने इसमें क्या देखा कि सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। इसके पहले वाले में हमने क्या देखा कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन इसमें उसका हमने उल्टा देखा, अभिलंब से दूर मुड़ती है। और इस स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी इसमें अपवर्तन कोण बड़ा है, आपतन कोण I छोटा है। पहले वाले में क्या था, आपतन कोण I का मान बड़ा था, अपवर्तन कोण का मान छोटा था। अब हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो हम देख रहे हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ है इसके आपतन बिंदु O पर डाला गया जो अभिलंब N एंड S है, ये तीनों क्या है, एक ही तल या समतल में है। ये हो गया हमारा पहला नियम अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यम के लिए आपतन कोण कीजिए साइन तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन का अनुपात स्थिर होता है। अर्थात ये आपतन कोण की जया साइन I और अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात ये क्या होता है, एक स्थिरांक होता है। कब होगा, एक निश्चित माध्यम के लिए। जब माध्यम निश्चित होगा, एक ही माध्यम होगा जैसे कांच हो गया, तब उसके लिए ये दोनों का अनुपात क्या होगा, स्थिरांक होगा। ये कब बदलेगा, जब हम माध्यम को बदलेंगे। तो निश्चित माध्यम के लिए क्या होता है, यह साइन I बटे साइन R का जो अनुपात होता है ये स्थिरांक होता है। इसे हम साइन I बटे साइन R को
ये म्यू के बराबर होता है। स्थिरांक को चूँकि हम म्यू से भी दर्शाते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो यह जो सेकंड नियम है, इसको हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के इस दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यदि एग्ज़ाम में स्नेल का नियम पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे? किसी निश्चित माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।